नमस्ते भारत। ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हजारों साल की कहानियों का एक जीता जागता ग्रंथ। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस विशाल ग्रंथ के कुछ सबसे दिलचस्प पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत को भारत बनाता क्या है। तो देखिए, हमारा सफर 4 हिस्सों में होगा। पहले हम देश की कानूनी बुनियाद को देखेंगे, फिर हजारों साल पीछे जाकर इसकी जड़ों को टटोलेंगे, इसके भूगोल को समझेंगे और आखिर में आज के भारत पर एक तेज नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी देश की कहानी सही मायनों में उसकी रूल बुक से शुरू होती है और भारत के लिए वो रूल बुक है हमारा संविधान। अब ये सवाल सिर्फ साइज का नहीं है। असल सवाल ये है कि कैसे एक बिल्कुल नए देश ने दुनिया के सामने अपनी उम्मीदों और सपनों को शब्दों में पिरोया। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने हर चीज नए सिरे से नहीं बनाई। उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों को पढ़ा और वहां से बेहतरीन आइडियाज लिए और उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, ये इंस्पिरेशन थी। जैसे अमेरिका से हमें मिले मौलिक अधिकार जो हर नागरिक को ताकत देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का आइडिया आया जिससे केंद्र और राज्य मिलकर काम कर सकें। और भारत की विविधता को संविधान कैसे अपनाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी भाषाएं। शुरुआत हुई 14 भाषाओं से और आज हम 22 आधिकारिक भाषाओं तक पहुंच गए हैं। एक मजेदार बात बताऊं, 1992 में जब 3 भाषाएं जोड़ी गईं तो उन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक बन गई। नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। है ना कमाल? तो ये तो हुई देश के कानून की बात। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और कई हजार साल पीछे चलते हैं भारत की ऐतिहासिक जड़ों की ओर। भारत की सोच और फिलॉसफी की बुनियाद है वेदत्रयी। ये क्या है? ये हैं पहले 3 और सबसे पुराने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हें एक साथ वेदत्रयी कहा जाता है। ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि वो 3 स्तंभ हैं जिन पर भारतीय दर्शन की पूरी इमारत खड़ी हुई है। और इसी धरती पर एक राजकुमार ने ज्ञान की तलाश में अपना महल तक छोड़ दिया था। ये टाइमलाइन गौतम बुद्ध के जीवन के 4 सबसे अहम पड़ावों को दिखाती है। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। यहीं से उनके विचार पूरी दुनिया में फैले। अच्छा, जिस जमाने में बुद्ध थे उस वक्त भारत एक देश नहीं था, बल्कि 16 बड़े और ताकतवर राज्यों में बटा था। इन्हें कहते थे महाजनपद। ये सिर्फ राजधानियां नहीं थीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति के बड़े बड़े केंद्र थे। और इन्हीं में से एक था मगध, जिसने आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। तो हमने कानून देख लिया, इतिहास देख लिया। अब चलिए इन सब कहानियों को जमीन पर उतारते हैं, मतलब भारत के भूगोल और उसकी सीमाओं को थोड़ा समझते हैं। समुद्र में वैसे तो कोई लकीरें नहीं होती, लेकिन कुछ काल्पनिक लकीरें, जिन्हें चैनल्स कहते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं, ये हमारी समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए बेहद अहम है। नदियां सरहदों को नहीं मानती, और इसीलिए सिंधु जल संधि इतनी खास है। जरा सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तनाव के बावजूद 1960 में हुई ये पानी के बंटवारे की संधि आज भी कायम है। ये दुनिया में कूटनीति की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। अब ये एक बहुत ही दमदार और सच कहें तो एक हिंसक विचार है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पर सवाल यह है कि इस विचार का भारत से क्या लेना देना है। इसका सीधा संबंध है रेड कॉरिडोर से। ये भारत के उन इलाकों को दिया गया नाम है जो नक्सली माओवादी हिंसा से प्रभावित हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सल बाड़ी से हुई थी, और आज भी ये देश के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। चलिए अब गेयर बदलते हैं, इतिहास की गलियों से निकलकर सीधा आज के भारत में छलांग लगाते हैं। कुछ फटाफट फैक्ट्स देखते हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में पैसा लगाना चाहे तो उसके पास कितने रास्ते हैं? जवाब है 2। एक है ऑटोमेटिक रूट, जहां ज्यादातर सेक्टर्स में आसानी से निवेश हो सकता है, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जहां कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। 382 ये नंबर क्या है? ये है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की औसत संख्या। ये आंकड़ा हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, एक विशाल वर्कफोर्स, और हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी, हमारे संसाधनों पर बढ़ता दबाव।
हमारी जेब में रखे पैसों की कीमत कौन तय करता है? लोन सस्ता होगा या महंगा, ये कौन तय करता है? जवाब है ये 6 लोग। ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से। यही मिलकर देश की अर्थव्यवस्था के बड़े फैसले लेते हैं। और इस कमेटी को चलाने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता में, फिर हेडक्वार्टर मुंबई आया और आज़ादी के ठीक बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे ये एक सरकारी संस्था बन गया। आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो और 2016 की नोटबंदी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक रात में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए और 500 और 2000 के नए नोट आए। एक ऐसा फैसला जिसके असर पर आज भी बहस जारी है। अच्छा, याद है हमने शुरू में बात की थी कि संविधान बनाते समय दूसरे देशों से प्रेरणा ली गई थी। अब देखिए, प्रेरणा और चोरी में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। जब कोई किसी दूसरे के आइडिया या काम को बिना क्रेडिट दिए अपना बताकर पेश करता है तो उसे कहते हैं साहित्यिक चोरी। तो संविधान के पन्नों से लेकर सिंधु नदी के पानी तक, बुद्ध के उपदेशों से लेकर नोटबंदी की लाइनों तक, हमने भारत की कहानी के कई अलग अलग धागे देखे। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में सबसे मजबूत धागा कौन सा है? या शायद असली सवाल ये है कि ये सारे धागे मिलकर जो इतनी खूबसूरत और जटिल तस्वीर बनाते हैं, उसे हम कैसे समझते हैं? सोचने वाली बात है ना।